ब्लड को जितना पानी चाहिए वो उतना ही रखेगा, जितने आयंस चाहिए, जितना ग्लूकोज चाहिए, सब उतना ही रखता है। एक्स्ट्रा चीजों को वो रिमूव कर देता है यूरिन के अंदर। वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी एंड हाइलम कौन सी एरिया को बोलते हैं जहां से किडनी के अंदर सामान अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है। ज्यादा NaCl आ गया तो हम यूरिन में भेजेंगे, कम NaCl है तो हम रोक के रखेंगे, है ना। सो ये सारी चीजें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ गई। हेलो माय क्यूट लिटिल निंजास, welcome back to ICSE वाला। My name is Upasana Mongia and I am your biology mentor. As you know, हमारी माइंड मैप सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और जिसमें हम काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। We have done all the initial chapters, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, फिर हम जेनेटिक्स भी कवर कर चुके हैं, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं, प्लांट फिजियोलॉजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये माइंड मैप आपको लास्ट टर्म फाइनल रिवीजन में हेल्प करेगा, जब एग्जाम से पहले फाइनल रिवीजन चाहते हो ना, उसमें हेल्प करेगा। So today we are starting with the new chapter, that is the excretory system. The excretory system के अंदर हम बात करते हैं किडनी की, excretory organs की, and then the formation of urine process, and then last में हम कुछ diseases की बात करेंगे जो कि urine formation के टाइम पर हो सकते हैं। So I hope you all are ready. Let us start. ध्यान रखना ये mind map series है जिसमें हम कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी से रिवाइज करते हैं और सारे हाईलाइटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहीं पर याद करने की कोशिश करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, चैप्टर है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है ना, जो हेल्प करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरिन। यूरिन क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करके जो बनता है, दैट इज यूरिन। एंड यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। किडनी स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। किडनी स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली किडनी स्ट्रक्चर जो है, किडनी का जो डायग्राम है, उस पर आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आपको लेबल करना होगा सारे पार्ट्स को और आपको हर एक पार्ट का फंक्शन भी बताना हो सकता है। एंड आई विल टेल यू सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बीच बीच में आ सकती है, जो हम साथ के साथ हाईलाइट करने वाले हैं। आपको अगर डेफिनेशंस को याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आपका उसका सिंपल तरीका क्या है कि पहले तो मतलब समझेंगे और फिर बुक में से 2-3 बार उसको रीड करेंगे ताकि आप अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाओ, अपनी डेफिनेशन को प्रेजेंट कर पाओ, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये माइंड मैप आपको दिख रहा है। देखो हमने कैसे बायोलॉजी को करा है। यहाँ पर हमने छोटे छोटे बेसिकली हमने छोटे छोटे पैराग्राफ्स में हर एक चीज को लिखने की कोशिश करी है एंड सब कुछ हमने पॉइंट्स में लिखा है, कंक्लूड करके लिखा है। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिस्टम हमेशा ऑर्गन्स के ग्रुप से बनता है ना बेटा, तो हमारे पास एक ऑर्गन्स का ग्रुप है जो कि पूरा एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। नाउ व्हाट आर द एक्सक्रीटरी वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं? एक्सक्रीटरी वेस्ट जो हमें बेटा बॉडी से निकालने हैं, तो सबसे एक्सट्रीम वेस्ट जो हमारे अंदर है दैट इज यूरिया। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे नाइट्रोजन जैसे प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरिया विच वी डोंट वांट, यूरिया बहुत ही टॉक्सिक है, हम अपनी बॉडी में नहीं रखना चाहते। देन सम अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑल्सो, जब हम वॉशरूम जाते हैं तो बड़ी गंदी सी स्मेल आती है वहां से, वो अमोनिया की स्मेल होती है एंड दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। बट हमारा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटीज। वी आर यूरियोटेलिक एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर यूरिया प्रोड्यूस होता है। देन अगेन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स तो है ही है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो द वेस्ट जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। देन एक्सेस वाटर, अगर बहुत सारा पानी हमारे अंदर है जो हमारे सेल्स को रिक्वायर्ड नहीं है, दैट विल ऑल्सो गो इनटू वेस्ट, वो भी वेस्ट में जाएगा। एक्सेस वाटर एंड सम सॉल्ट्स एंड सम आयंस ऑल्सो। आयंस कौन से बेटा? हमारी बॉडी के अंदर बेकार आयंस हैं, H+ आयंस और K+ आयंस, मतलब जरूरत से ज्यादा ये अच्छे नहीं है, ये हमारे ब्लड को एसिडिक कर सकते हैं। हमारी ब्लड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने कंपोजिशन को मेंटेन करके रखता है। ब्लड को जितना पानी चाहिए वो उतना ही रखेगा, जितने आयंस चाहिए, जितना ग्लूकोज चाहिए, सब उतना ही रखता है। एक्स्ट्रा चीजों को वो रिमूव कर देता है यूरिन के अंदर, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, विच इज द टेंडेंसी ऑफ द ब्लड टू मेंटेन इट्स कंपोजिशन। अगर बहुत ज्यादा NaCl हमने
ले लिया, नमक हमने बहुत ज़्यादा ले लिया किसी दिन, तो हमारी बॉडी उसको यूरिन में पास आउट कर देगी। हमने बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खा लिया तो बॉडी उसको पास आउट कर देगी। बहुत ज़्यादा अल्कलाइन फूड खा लिया तो जो एक्स्ट्रा है वो पास आउट हो जाएगा यूरिन से। सो दिस इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन, कि हमारे सॉल्यूट्स के बैलेंस को मेंटेन करता है हमारा ब्लड। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। नाउ दीज आर द वेस्ट जो हमें बॉडी से रिमूव करने हैं। अब ये जो वाटर है, सॉल्ट्स है, आयंस है और यूरिया है और अमोनिया है, बेटा ये तो हमारे यूरिन के अंदर निकलकर चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, तो वो हम कैसे रिमूव करते हैं? हम नोज से एक्सहेल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हमारे लंग्स हेल्प करते हैं। लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। अगर स्किन की बात करूं तो स्किन स्वेट प्रोड्यूस करता है, और स्वेट के अंदर भी बेटा आयंस, वेरी लेस अमाउंट ऑफ यूरिया, बहुत ही कम अमाउंट का यूरिया और कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, हमारे स्वेट के अंदर। बट स्वेट जो है उसका मेन पर्पस बॉडी से वेस्ट रिमूव करना कभी नहीं था। स्वेटिंग का पर्पस क्या है बेटा बॉडी के अंदर, कि जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी से हीट इवापोरेट होकर निकल जाती है ना। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ स्वेटिंग, नॉट एक्सक्रीशन। बट हाँ, क्योंकि स्वेट के अंदर भी थोड़ा सा यूरिया होता है तो हम इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें लिवर की, लिवर इज मल्टीटास्किंग ऑर्गन। लिवर इज लाइक वो 9 देवियां होती है ना जो सारे काम करती हैं, तो लिवर बिल्कुल वैसा मल्टीटास्किंग ऑर्गन है। लिवर क्या करता है बेटा? लिवर यूरिया अपने अंदर स्टोर करता है, अमोनिया से यूरिया बना सकता है। मान लो हमने बहुत सारे प्रोटीन खा लिए, बहुत ज्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर हो गए, बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स हो गए विच आर वेस्ट, विच आर नॉट रिक्वायर्ड, तो हमारा लिवर उस अमीनो एसिड को स्टोर करके उससे यूरिया बना सकता है, उससे अमोनिया बना सकता है। ठीक है, सो इट कैन परफॉर्म अमोनिफिकेशन ऑल्सो। सो लिवर है, यूरिया बनाता है, अमोनिया बनाता है। किडनीज, किडनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बेसिक डायग्राम देखें तो यहाँ पर ही मैं नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ एक छोटा सा डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है हमारे पास? 2 पेयर ऑफ किडनी है बेटा, 1 and 2। वी हैव 2 पेयर ऑफ किडनीज। इसकी लोकेशन और साइज हमें अब डिस्कस करना है। अब देखो, यहां हमारी किडनी के अंदर आर्टरी और वेन भी जा रही होगी। हमने इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम फिनिश किया है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो यहां से बेटा आर्टरीज की एंट्री भी हो रही होगी, राइट? इधर भी हो रही होगी, और बेटा वेन्स एग्जिट भी कर रही होंगी, वेन्स यहां से बाहर भी जा रही होंगी, है ना। तो आर्टरीज और वेन्स दोनों का आना जाना यहां लगा रहता है। बेसिकली आर्टरीज और वेन्स का आना जाना लगा रहता है। बट ये जो डोर लाइक स्ट्रक्चर है ना, द डोर लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, जहां से चीजों की एंट्री और एग्जिट हो रही है, जहां से चीजों की एंट्री और एग्जिट हो रही है, ये जो डोर लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइलम। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइलम। वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी एंड हाइलम कौन सी एरिया को बोलते हैं? जहां से किडनी के अंदर सामान अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है। यहां से तो नहीं जा रहा है ना कुछ भी, इसी एरिया से एंट्री एग्जिट हो रही है आर्टरीज की, वेन्स की, और यहीं से यूरेटर्स भी फॉर्म होंगे। यूरेटर्स क्या है? यूरेटर्स आर द पाइप्स। देखो यहां पर सबसे पहले बनता है एक कप जैसा स्ट्रक्चर, और फिर वो कप ओपन हो जाता है हमारे पाइप्स में, जिनको हम यूरेटर्स बोलते हैं, जिनको हम यूरेटर्स बोलते हैं। सो ये जो पहले कप बना है ना, कप, इसको हम बोलते हैं पेल्विस। इस कप को क्या नाम देंगे बेटा? पेल्विस। तो आप अगर हाइलम और पेल्विस में कंफ्यूज होते हो तो हाइलम इज एक्चुअली द गेट, द एरिया फ्रॉम वेयर थिंग्स आर कमिंग इनसाइड द किडनी एंड लीविंग द किडनी। तो ये तो एक एरिया है। पेल्विस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर जो किस में फॉर्म होता है? फॉर्म इनटू यूरेटर्स, यूरेटर्स में फॉर्म होता है। और यूरेटर्स हमारे पास 2 होते हैं, पेयर में होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। यूरेटर किस में ओपन होगा? यूरेटर विल ओपन इनटू अ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन, और यहां से यूरिन पास आउट हो जाता है। जहां से यूरिन पास आउट हो रहा है उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है। 1 सेकेंड, यूरिनरी ब्लैडर। अब अगर यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा इज अ वेरी स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर जहां से यूरिन पास आउट होता है। यूरेथ्रा लॉन्गर होती है मेल्स के अंदर, लॉन्गर इन मेल्स एंड शॉर्टर इन फीमेल्स।
फीमेल्स में शॉर्टर होती है, शॉर्टर इन फीमेल्स, ठीक है। सो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी, यहां लिख देते हैं भाई हमारे पास किडनी है, लेफ्ट और राइट साइड, देन आर्टरी और वेन का एंट्री एग्जिट है, दीज आर द यूरेटर्स, ये हमारे यूरेटर्स है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर और नीचे है यूरेथ्रा। सो दिस इज द परफेक्ट डायग्राम फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ अगर हम किडनी के लोकेशन और साइज की बात करें, है ना, अगर हम किडनी और लोकेशन की साइज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तुम्हारा जो छोटा वाला स्केल आता है दैट इज 14-15 सेंटीमीटर की लेंथ ना, तो उससे भी थोड़ा सा छोटा इमेजिन करना, तो कुछ 10 सेंटीमीटर जितनी हमारी किडनी की लेंथ होती है। अगर इसकी ब्रॉडनेस की बात करें, ये वाली चीज, इसकी ब्रॉडनेस की बात करें, विड्थ की बात करें, तो वो 6 सेंटीमीटर वाइड है। और बेटा कितनी थिक होती है, अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर लोकेशन की बात करें तो बेटा ये हमारे दोनों बैकबोन, बेटा ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स। देखो एक तो ये डॉर्सली प्लेस्ड है, डॉर्सल मतलब यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हमारी किडनीज लोकेटेड है बैकबोन के दूसरी साइड, यही लिखा है ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारे रिब्स के लास्ट के 2 पेयर्स जो कि स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होते, दोज आर फ्लोटिंग रिब्स, वो कवर करते हैं हमारी किडनी को, तो प्रोटेक्शन भी हो गई। नाउ इफ वी कट द किडनी तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है हमें किडनी का। सबसे पहले अगर किडनी की हम आउटर वॉल देखें तो उसको हम बोलते हैं रेनल कैप्सूल। रेनल वर्ड इज डेडिकेटेड फॉर किडनी, रेनल वर्ड किसके लिए है, किडनी के लिए, ठीक है। सो ये है हमारा रेनल कैप्सूल। अब किडनी के अंदर, कैप्सूल के अंदर 2 एरियाज डिवाइडेड हैं, 2 रीजन्स डिवाइडेड हैं। बाहर वाले रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले रीजन को हम बोलते हैं मेड्यूला। ये डिवीजन सिर्फ किडनी में नहीं है, काफी सारे ऑर्गन्स के अंदर आपको ये डिविजन्स देखने को मिलेंगी। ओवरी के अंदर भी ऐसा होता है, ब्रेन के अंदर भी ऐसा होता है। सो बाहर वाले रीजन को कॉर्टेक्स बुलाएंगे, अंदर वाले को मेड्यूला बुलाएंगे। सो अगर यहां पर हम एक डायग्राम बनाएं हमारी किडनी का, आपने अगर डायग्राम बनाया हुआ है अपने नोट्स में तो आपको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आप मेरे साथ डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हो। बेटा एक किडनी बना लेते हैं, ठीक है। द आउटर एरिया इज नोन एज कॉर्टेक्स, और क्योंकि हम किडनी की बात कर रहे हैं तो हम उसको रेनल कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। दिस आउटर एरिया इज रेनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला एरिया क्या हो जाएगा, मेड्यूला, और अच्छे से बोले तो रेनल मेड्यूला। तो क्या मैं यहां लिख दूं, रेनल कॉर्टेक्स आउटर वाला और अंदर वाला होगा रेनल मेड्यूला। अब हमारा जो मेड्यूला है उसके अंदर बेटा कॉनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कॉनिकल पिरामिड्स बोलते हैं, जो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होंगे। सी, कुछ इस तरीके से कॉनिकल स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे पिरामिड है, पिरामिड, तो इनको क्या नाम दे देंगे, या तो हम इसको रेनल पिरामिड बोल सकते हैं क्योंकि किडनी के अंदर पिरामिड्स हैं, या फिर हम इसको ज्यादा अच्छे से क्या बोलेंगे, मेड्यूला के अंदर है ना, ये कॉर्टेक्स में नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी पिरामिड्स, रेनल पिरामिड्स भी लिखा होगा कुछ बुक्स के अंदर, तो दैट इज ऑल्सो ओके। मैं स्लैश में लिख देती हूं रेनल पिरामिड्स, ठीक है। अब ये जो रेनल पिरामिड्स हैं इनके एंड पर छोटे छोटे पेपिलरी मसल्स होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पेपिले, पेपिला या पेपिले। अब हमारी किडनी काम कैसे कर रही है बेटा एक्सक्रीशन के अंदर, देखो हमारी किडनी के अंदर ना बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। एक किडनी के अंदर कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन्स होंगे, 10 लाख लेफ्ट साइड, 10 लाख राइट साइड, तो इतने नेफ्रॉन्स होते हैं, और वो सारे 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर हमारा यूरिन फॉर्म करते हैं। अब वो जो नेफ्रॉन है उसकी प्लेसमेंट हम इसी के अंदर अभी देखेंगे कि कैसे नेफ्रॉन पड़ा हुआ होता है। हम 10 लाख नेफ्रॉन तो नहीं बना सकते, हम एक नेफ्रॉन से सीखेंगे कि कैसे वो किडनी के अंदर पड़ा है और फॉर्म कर रहा है। नेफ्रॉन का काम है यूरिन बनाना। बेटा अब 10 लाख सेल मिलकर यूरिन बना रहे हैं तो सब कहीं ना कहीं अपना यूरिन छोड़ेंगे ना, सारे सेल्स ने यूरिन बनाया तो कहीं तो वो कलेक्ट होना चाहिए। सारे के सारे सेल्स हमारे यूरिनरी ब्लैडर में तो नहीं आते और यूरिन देकर जाते, किडनी के अंदर ही वो एक जगह यूरिन इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले जहां यूरिन इकट्ठा होगा दैट इज, मतलब नेफ्रॉन ने अपने, यहां पे सारे इमेजिन करो 10 लाख नेफ्रॉन है, वो सब ने पेपिलरी मसल्स के बाद यहां छोटे छोटे पाइप्स होते हैं बेटा, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स।
माइनर कैलिक्स, वेरी स्मॉल पाइप्स जिनके अंदर नेफ्रॉन का यूरिन कलेक्ट होता है। फिर ये माइनर कैलिक्स बड़े पाइप्स के अंदर जुड़ना शुरू हो जाते हैं, यहां पर ही बना दूं, दे विल फॉर्म बड़े पाइप्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मेजर कैलिक्स, क्या बोलेंगे, मेजर कैलिक्स। और यही मेजर कैलिक्स अब किसमें आकर खुल जाएगा, यहां पर बाहर हमारे पास कप पड़ा हुआ था, कप जिसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विस। तो ये कनेक्ट होता है पेल्विस के अंदर, और पेल्विस से नीचे क्या जा रही है, हमारी यूरेटर जा रही है, और यूरेटर में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो बूंद बूंद करके जैसे सागर भरता है ना, ऐसे बूंद बूंद करके यूरिन बनता है। यूरिनरी ब्लैडर नीचे होगा, यहाँ पर हमारे नेफ्रॉन्स ने यूरिन बना दिया, बट दे आर प्रोड्यूसिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। उसको हमें पहले कहीं इकट्ठा करना होगा, तो उसको कलेक्ट करने के लिए छोटे पाइप्स माइनर कैलिक्स, बड़े पाइप मेजर कैलिक्स, और फिर एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पेपिला। अब देखो, ये जो हमारा कॉर्टेक्स एरिया था ना, ये ना बड़ा बोर हो जाता है अकेला बैठा बैठा, ये कहता है यार मैं क्या करूं यार, मैं बाहर की तरफ हूं, मेरा कोई काम नहीं है क्या। तो ये ना अपने आप को यहां रेनल पिरामिड्स के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करता है। ये देखो यहां एंटर करता है, ये रेनल पिरामिड के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। ये देखो, ये देखो यहां एंटर कर रहा है, एंटर। इनको अब हम अलग नाम देते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे कॉलम्स की तरह अपीयर करता है, तो हम इसको बोलते हैं रेनल कॉलम्स। यहां लिख रही हूं, इस वाले को मार्क कर रही हूं, या फिर इसको वाले को मार्क कर देते हैं, इसको हम बोलेंगे रेनल कॉलम्स। ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया देखो, रेनल कॉलम, या फिर कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। अब आपकी बुक्स में अलग अलग नाम हो सकते हैं। सो दीज आर द बेसिकली एक्सटेंशंस ऑफ रेनल कॉर्टेक्स, जो कहां घुसने की कोशिश कर रहा है, पेपिला के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब यहां आपने जितनी भी लेबलिंग्स देखी उसको हम मेन डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला डायग्राम देखो, इन दिस डायग्राम यू सी रेनल कॉलम, देखो कहां है, ये बाहर वाला कौन सा एरिया था, कॉर्टेक्स, ये बाहर वाला कॉर्टेक्स एरिया देखो, दिस इज कॉर्टेक्स एरिया। अब ये कॉर्टेक्स बीच में, ये जो आपको रेड कलर के पिरामिड्स दिख रहे हैं, इसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, यहां पर एंटर कर रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेनल कॉलम। दिख रहा है, दिस इज रेनल कॉलम। अब ये जो आपको ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर मेड्यूलरी पिरामिड्स। ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, व्हाट आर दीज, मेड्यूलरी पिरामिड्स, ठीक है। मेड्यूलरी पिरामिड हो गया, रेनल कॉलम हो गया। फिर यहां पर सिर्फ एक ही बार कैलिक्स लिखा हुआ है, बट आपको पता है कि माइनर कैलिक्स भी होता है और मेजर कैलिक्स भी होता है, कैलिक्स डन। फिर वो आर्टरी जो किडनी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जा रही है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर जा रही है, और उस ब्लड को लेकर जा रही है जिसको फिल्टर कराना है, दैट इज रेनल आर्टरी। रेनल वेन जो कि CO2 कलेक्ट करती है सारे किडनी सेल्स से, बट बेटा इसके अंदर ब्लड बिल्कुल यूरिया फ्री होता है, यूरिया फ्री होगा, क्योंकि देखो ना यहां पर हमेशा आपको लगता है रेनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है तो उसके अंदर क्लीन ब्लड होगा, बट ऐसा नहीं है बेटा, उल्टा है। रेनल आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड तो लाई है साथ में, बट इसके अंदर बहुत सारा यूरिया है। वो यूरिया हर एक नेफ्रॉन के पास जाएगा, वो ब्लड हर एक नेफ्रॉन के पास जाएगा और यूरिया को साफ करके यूरिन में भेज दिया जाएगा। रेनल वेन बेशक अपने अंदर सारे सेल्स का CO2 इकट्ठा करके ला रही है, बट ब्लड इसके अंदर सबसे ज्यादा क्लीन होता है। सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम, थोड़ा सा ना ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है कि सबसे साफ ब्लड कौन सी वेन में होगा, रेनल वेन में होगा, क्योंकि ये अभी अभी फिल्टर करा के निकली है ब्लड को। फिर देखो पेल्विस, वो कप लाइक स्ट्रक्चर जो यूरेटर में ओपन हो रहा है, नीचे यूरेटर आ गई, रेनल कैप्सूल इसका आउटर एरिया है, और कॉर्टेक्स इस बाहर वाले एरिया को बोलते हैं। सो ऑल द लेबलिंग्स आर क्लियर, आई होप ये डायग्राम भी क्लियर है। क्या आपको ऐसे डायरेक्ट डायग्राम, सीधा डायग्राम बनाने के लिए आएगा? बहुत ही कम चांसेस है आपको पूरा डायग्राम बनाने के लिए आए, बट हाँ दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। अगर डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा ना, तो डायग्राम के क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं बेटा, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज योर दिस इज डन। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट इनर मेड्यूला। तो इनर मेड्यूला के अंदर अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर इनर मेड्यूला के अंदर आपको बहुत ही स्ट्राइप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जैसे ये हमारा मेड्यूला है और मेड्यूला के अंदर आपको ऐसे ऐसे स्ट्राइप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो दोज आर कॉनिकल पिरामिड्स या फिर रेनल पिरामिड्स।
दोनों इसी के नाम है, यही दोनों हो सकते हैं। उसके बाद है हर एक पिरामिड की टिप में क्या लगा हुआ है, पेपिला लगा हुआ है, विच प्रोजेक्ट्स इनटू द पेल्विस ऑफ द किडनी। यहां पर डायरेक्टली पेल्विस में नहीं खुलता है, एक्चुअली पहले कैलिक्स में खुलता है। अगर इसका हम फ्लो चार्ट बने, यहां पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं रेनल कॉलम से स्टार्ट करूं, रेनल कॉलम से नहीं, रेनल पिरामिड से स्टार्ट करूं, रेनल पिरामिड से यूरिन किसके अंदर जाएगा, पेपिला के अंदर, पेपिला, पेपिला से किस में जाएगा, माइनर और मेजर कैलिक्स के अंदर, और फिर कैलिक्स से जाएगा बेटा पेल्विस के अंदर, और पेल्विस से जाएगा यूरेटर के अंदर। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक फ्लो चार्ट दे दिया और आपको राइट सीक्वेंस चूज करनी होती है ना। पोर्शंस ऑफ कॉनिकल टिश्यू, जो बाहर कॉर्टिकल टिश्यू है, ये बाहर वाला कॉर्टिकल टिश्यू जब ये अंदर पिरामिड्स के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज रेनल कॉलम्स, रेनल कॉलम्स। नाउ व्हाट आर नेफ्रॉन्स? नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेफ्रॉन को हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं, नेफ्रॉन को हम रेनल ट्यूब्यूल भी बोल सकते हैं, और सिर्फ किडनी ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली योर नेफ्रॉन इज ट्यूब। नेफ्रॉन एक ट्यूब की तरह ही होता है बेटा। ये देखो, नेफ्रॉन इज दिस येलो वाली पूरी ट्यूब। नेफ्रॉन ये देखो, जिसमें मैं जो कर रही हूं, ये येलो वाली ट्यूब ही नेफ्रॉन होती है। और ऐसे कितने नेफ्रॉन पड़े हुए हैं, एक किडनी के अंदर ऐसे कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन पड़े हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहां पर बहुत ही डरा देता है। आओ इसको सिंपलीफाई करें, इसको आसानी से बनाएं। सबसे पहले स्ट्रक्चर सीखेंगे, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू। उसके बाद हम एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। सो आपने कहां तक बात सीख ली थी कि यहां पर छोटा सा देखेंगे, यहां पर हमारी किडनी है, किडनी के अंदर रेनल आर्टरी आई थी, रेनल आर्टरी आ गई थी और ऑक्सीजनेटेड बट डर्टी ब्लड दे गई थी। इसके दो काम हैं, एक तो ऑक्सीजन देना और दूसरा यूरिया देना, यूरिन बनाना। जब ये एंटर करती है तो ये बहुत ही थिक होती है बेटा। इसको अभी नेफ्रॉन के पास जाना है। नेफ्रॉन आर वेरी वेरी स्मॉल सेल्स। नेफ्रॉन बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं। यहाँ पर मेरे को बड़ा किडनी बनाना ही पड़ेगा टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ वन मोर पॉइंट। देखो बेटा, हमने क्या सीखा, ये बाहर तो है कॉर्टेक्स वाला एरिया, है ना, और अंदर है मेड्यूला वाला एरिया। यहां कलर कर दो सिंपल। अभी मैं और कुछ नहीं बना रही, सिर्फ ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला वाला पार्ट बना रही हूं। इन योर बुक वन लाइन इज गिवन कि जब हम किडनी को कट करते हैं, और अभी हम नेफ्रॉन ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, बट थोड़ी थोड़ी झलक दिखती है नेफ्रॉन की। कैसे दिखती है? नेफ्रॉन सेल देखो कैसे बड़ा है। नेफ्रॉन एक पहले तो कप बनाता है इस तरीके से, इट फॉर्म्स अ कप लाइक दिस, इट फॉर्म्स अ कप लाइक दिस, ये देखो, ठीक है। फिर ये सांप की तरह ऐसे घूम जाता है, फिर ये एक यू शेप बनाता है। पहले तो इसने बनाई एक कप लाइक स्ट्रक्चर बेटा, कप बनाया, फिर इसने सांप की तरह एक स्ट्रक्चर बना दिया, फिर इसने एक यू शेप बनाई, यू शेप, और फिर से ये सांप की तरह घूम जाता है, और फिर से एक और ट्यूब बनाता है जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। इसको मैं यहां बड़ा सा बना लूं, क्या बनाया देखो मैंने, एक यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम बोमेन्स कैप्सूल बोलेंगे। फिर एक सांप की तरह स्ट्रक्चर जा रहा है, ये सांप की तरह स्ट्रक्चर, इसका क्या बोलते हैं, कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड मतलब बिल्कुल ऐसे स्पाइरली घूमी हुई कोई ट्यूब होती है, उसको कॉन्वोल्यूटेड बोलते हैं, ठीक है बच्चा। ये कॉन्वोल्यूटेड है, यहाँ पर कोई कॉन्वोल्यूशंस नहीं है, ये यू शेप्ड वाला ट्यूब है। फिर ये आगे जाकर फिर से कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है लाइक दिस, और लास्ट में बन जाती है हमारे पास एक डक्ट, जहां पर यूरिन नेफ्रॉन कलेक्ट कराते हैं, जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को छोटा करके मैंने यहां बनाया है ना, बट ये अभी भी मेरे डायग्राम में बड़ा लग रहा है। जब हम किडनी में देखते हैं तो 10 लाख नेफ्रॉन भैया बहुत छोटे होंगे, यानी कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। नाउ एक्चुअली यू विल सी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, अब हम इसको कट करके देखेंगे तो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। हमें क्या दिखता है बेटा, हमें कॉर्टेक्स में ऐसे डॉटेड अपीयरेंस दिखती है लाइक दिस, जो किसकी है, इस वाले एरिया की और इस वाले एरिया की और बोमेन्स कैप्सूल की। बट जब हम मेड्यूला में देखते हैं तो हमें स्ट्राइप्स दिखती है, स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स। सो रिमेंबर वन पॉइंट, जस्ट वन पॉइंट, कि जो कॉर्टेक्स एरिया है,
कॉर्टेक्स के अंदर तो हमें डॉटेड अपीयरेंस दिखा, कॉर्टेक्स के अंदर हमें डॉटेड अपीयरेंस दिखा क्योंकि नेफ्रॉन कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसा है ना, ये वाला पार्ट है। किसका होगा? इस वाले पार्ट का होगा जिसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होगा और ये दूसरा कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होगा। यहां पर मेड्यूला के अंदर जो हमें स्ट्राइप्ड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस यू शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। जो लंबी लंबी स्ट्राइप्स दिख रही हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? ठीक है, ये एक लाइन थी, यहां पर क्लियर हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस, वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। रेनल आर्टरी आई और वो नेफ्रॉन के पास जाना चाहती है, नेफ्रॉन के अंदर यहां एंटर करेगी और पूरा का पूरा जो भी ब्लड होगा उसका कुछ सामान इस पूरी ट्यूब के अंदर जाएगा और यहां तक आते आते फाइनली यूरिन बन जाएगा। क्या बोला मैंने? रेनल आर्टरी यहां पर आएगी, नेफ्रॉन के अंदर वो जाना चाहती है, नेफ्रॉन के अंदर अपने ब्लड का सामान डालना चाहती है और यूरिन बनाना चाहती है। बट यहां पर ही मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है यूरिन फॉर्मेशन का। सबसे पहले दिक्कत ये है, रेनल आर्टरी खुद बहुत ज्यादा थिक है बेटा, इट इज वेरी थिक, और नेफ्रॉन है हमारा बहुत सा छोटा, बहुत छोटा है। तो रेनल आर्टरी अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है ताकि वो इस पोर्शन के अंदर एंटर कर सके। तो अब देखो, यहां पर रेनल आर्टरी छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल। क्या बोलेंगे? एफेरेंट आर्टीरियोल। एफेरेंट हिंदी से याद रखना, आ रही है, जो आने वाली आर्टरी है जो पतली हो चुकी है साइज में, उसको हम क्या बोलेंगे? एफेरेंट आर्टीरियोल। तो क्या मैं यहाँ पे एक एफेरेंट आर्टीरियोल बना दूं? ये एक एफेरेंट आर्टीरियोल है, बट अभी भी काम नहीं हुआ। एफेरेंट आर्टीरियोल इस पोर्शन के अंदर जाने के लिए अभी भी काफी थिक है, तो ये और ज्यादा पतली हो जाती है किसके अंदर? कैपिलरीज के अंदर। देखो, ये और ज्यादा पतली हो जाएगी बेटा कैपिलरीज के अंदर, और यहां पर आपको बहुत सारी कैपिलरीज दिखेंगी। कैपिलरीज का इनफैक्ट आपको एक नेटवर्क दिखेगा, जाल दिखेगा, जाल, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और इसको हम क्या बुलाते हैं? ग्लोमर्यूलस। ये जो आपको यहां जाल दिखा है ना, बिल्कुल एक कैपिलरी का आपको जो नेटवर्क दिखा है उसको हम क्या बुलाते हैं? ग्लोमर्यूलस। सो दिस एरिया इज नोन एज ग्लोमर्यूलस। रिपीट कर दो जल्दी से। रेनल आर्टरी बेचारी आई, कहती है मैं कैसे जाऊं नेफ्रॉन के पास, यार नेफ्रॉन इतना छोटा है, तो वो खुद को एफेरेंट आर्टीरियोल में डिवाइड करती है। एफेरेंट आर्टीरियोल यहां तक तो आ गया, बट यहां इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर जाने में उसको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने आप की कैपिलरीज बना लेती है जिसको हम ग्लोमर्यूलस बोलते हैं। राइट? क्या अब हम इसको लेबल कर लें, इसके अलग अलग पार्ट्स को क्या बोलते हैं? बेटा ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम बुलाते हैं बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल, ये अंदर की तरफ एक डिप्रेस्ड कप एरिया है, कप जैसा स्ट्रक्चर है जो अंदर की तरफ इंसर्टेड है। फिर यहां पर जो आपको एक स्पाइरल शेप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी, इसका नाम याद करेंगे, पीसीटी। देखो है तो ये ट्यूब्यूल है ना, तो टी से ट्यूब्यूल, ये घूमी हुई है, घूमी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है। और पी से होता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? पास, है ना। तो ये बोमेन्स कैप्सूल के पास है, इसीलिए इसका नाम है पीसीटी, इसका नाम है पीसीटी। ये वाली देखो, ये वाली काफी दूर है, तो दूर के लिए होता है डिस्टल, डिस्टेंस से आया डिस्टल, और ये भी घूमी हुई है तो कॉन्वोल्यूटेड, और ये भी ट्यूब है तो ट्यूब्यूल, है ना आसान। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्यार से इसे डीसीटी बुलाते हैं, प्यार से इसको डीसीटी बुलाते हैं। यहां पर जो आपको यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बुलाते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। सो दीज आर द लेबलिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नेफ्रॉन। और लास्ट में जहां यूरिन कलेक्ट हो जाएगा फाइनली, क्योंकि कलेक्ट हो रहा है यहां यूरिन, तो इसको हम बुलाते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। नाउ वन मोर थिंग, यहां पर आपको एक तो बोमेन्स कैप्सूल दिख रहा है और ग्लोमर्यूलस दिख रहा है, तो ये दोनों काफी अपने ना दोस्ती बना के रखते हैं, ये काफी साथ साथ रहते हैं क्योंकि मिलकर इनको काम करना है, यूरिन बनाना है। हमेशा यहाँ पर एफेरेंट आर्टीरियोल आएगी, उसके बाद ग्लोमर्यूलस में डिवाइड होगी और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करेगी। तो यहाँ पर हमें इस स्ट्रक्चर को एक अलग नाम देना पड़ा, हम इस स्ट्रक्चर को बुलाते हैं मैल्फिगियन बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
काफी बार इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, व्हाट इज मैल्फिगियन बॉडी। बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस एक साथ क्या कहलाता है, मैल्फिगियन बॉडी कहलाता है। ठीक है, नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगर मैं इसी डायग्राम को कॉपी कर लूं, है ना, सिर्फ डायग्राम यहां पर एक्चुअली बायोलॉजी डायग्राम से समझ आती है, तो जब तक मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी तब तक मैं आपकी मदद बहुत अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। लेट मी डिलीट दिस, है ना, लेट मी इरेज दिस। नाउ देयर आर 3 प्रोसेसेस जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब यहाँ पर ब्लड आया, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर जब ब्लड आया ना, ऑक्सीजन देने के लिए आया और अपना ब्लड फिल्टर कराने के लिए आया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि वो यहाँ पर अपना सबसे पहले ब्लड फिल्टर करा लेता है, सबसे पहले ब्लड फिल्टर करा लेता है। 3 स्टेप्स में ये काम होता है। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज फिल्ट्रेशन। बेटा इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, बट हम फिल्ट्रेशन लिख रहे हैं, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर ब्लड आया 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 आया, उसने देखा यहाँ पर आगे जाकर जगह बहुत कम हो रही है, यहाँ पर पाइप काफी थिक था, यहाँ पर बहुत ही पतली ट्यूब्यूल्स हो रही हैं। तो जो ब्लड आ रहा होगा बेटा, पहले तो उसको बहुत जगह मिली, यहाँ पर उसको कम जगह मिली, तो बहुत ही धक्का मुक्की हो गई, है ना, कम जगह में बहुत ही प्रेशर लगेगा। उसी प्रेशर का फायदा उठाया जाता है और उसी प्रेशर से ब्लड का कुछ सामान यहाँ बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, हाई प्रेशर है बेटा। बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ब्लड का कुछ सामान क्रॉस करके एंटर कर जाएगा किसके अंदर, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। अब सवाल ये है कि क्या क्रॉस कर पाता है बेटा, ये जो कैपिलरी है ना, दिस इज वेरी वेरी थिन। यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज है, इट इज वेरी स्पेशल। एक तो ये स्पेशल होती है, ये होती है 1 सेल्ड थिक। सारी कैपिलरीज की बाउंड्री ही 1 सेल्ड की होती है, बहुत ही पतली होती है। बट ये इसलिए स्पेशल है, इसके बीच में गैप्स होते हैं, इसके बीच में आपको काफी ज्यादा गैप्स या छेद दिख जाएंगे, पोर्स दिख जाएंगे। इट इज पोरस। हाउ इट इज पोरस बेटा, बीच में पोर्स होते हैं, पोर्स। ठीक है, अब उस पोर्स से क्या फायदा हुआ कि हाई प्रेशर था, ब्लड बहुत प्रेशर से यहां से आया, अब बेचारे को ट्यूब में जगह नहीं मिल रही थी, तो उसको मजबूरन बाहर आना पड़ा बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। बट पूरा का पूरा ब्लड बोमेन्स कैप्सूल में नहीं आता, ब्लड आ जाएगा तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, यूरिन में ब्लड चला जाएगा, है ना। हम डॉक्टर को दिखाते हैं जब यूरिन में ब्लड आता है, तो अभी यहाँ पर ब्लड नहीं आता एज इट इज, ब्लड का कुछ सामान आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो एक्चुअली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम होता क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। यहां पर जो सारा सामान आएगा दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, अभी बताती हूँ। यहां पर क्या आ गया, देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहां पर आ चुका है। ठीक है, शैल आई गिव दिस अनदर कलर, थोड़ा येलो कलर ही देते हैं इसको। ये यहां पर आ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब देखो इसके अंदर क्या है, इट हैज बहुत सारा पानी बेटा, बहुत ही ज्यादा पानी है। इतना पानी नहीं देना हमें, यहाँ पर हमारी बॉडी को भी तो पानी चाहिए, सारा पानी हम यूरिन में नहीं भेज सकते। तो वाटर के आगे जो एरो है मतलब बहुत सारा पानी। बेटा आ गया ग्लूकोज। ग्लूकोज इतनी मेहनत से हमने डाइजेस्ट करा, वो यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निकल गया। ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए, ग्लूकोज यूरिया में नहीं जाना चाहिए, यूरिन में नहीं जाना चाहिए। अमीनो एसिड्स आ गए, हमने इतनी मुश्किल से अमीनो एसिड्स को डाइजेस्ट करा था, अब अमीनो एसिड्स हम यूरिन में थोड़ी जाने देंगे। ठीक है, पानी बहुत सारा, ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड्स आ गए, चलो गंदी चीज भी आ गई। गंदी चीज क्या है, यूरिया। ठीक है, और क्या आ गया, K+ आयंस भी आ गए, Na+ आयंस भी आ गए, सॉल्ट्स भी आ गए, कुछ अच्छे सॉल्ट्स तो कुछ बुरे सॉल्ट्स। ज्यादा NaCl आ गया तो हम यूरिन में भेजेंगे, कम NaCl है तो हम रोक के रखेंगे, है ना। सो ये सारी चीजें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ गई, विच इज इन वेरी लार्ज अमाउंट। कमेंट्स में सारे बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि यहाँ पर कितना पूरे दिन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। मैंने पूरे दिन का पूछा है कि पूरे दिन में यहाँ कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाता है। एक्चुअली बहुत ज्यादा अमाउंट का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है। फिल्ट्रेशन तो हो गया, बट गलती से बहुत अच्छा सामान और बहुत सारा पानी यहाँ पर आ गया। नाउ वी नीड टू डू सेकेंड थिंग। अब हमें आगे एक सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसी को कॉपी कर लो। क्या करना पड़ेगा बेटा, अब हमें करना पड़ेगा गलती को ठीक, गलती अब सुधारनी पड़ेगी। गलती सुधारने को हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। री मतलब फिर से, एब्जॉर्प्शन फिर से एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ रीएब्जॉर्प्शन हुआ, रीएब्जॉर्प्शन। अब किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा,
एक तो जो इतना सारा पानी आ गया था उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, कहाँ होगा? पीसीटी में। ये जो पीसीटी है, ये वाला जो एरिया यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होने वाला है, किस किस का रीएब्जॉर्प्शन होगा? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, वाटर का, NaCl का, सोडियम का, ठीक है, ये सारा ETC, कुछ सॉल्ट्स है जिनका रीएब्जॉर्प्शन होगा और ये सारी चीजें हमारी वापस भेजी जाती हैं ब्लड के अंदर। अब तुम कहोगे मैम ब्लड अब यहां तो दिख नहीं रहा है, यहां पर हमें और ब्लड तो दिख नहीं रहा है। बेटा एक्चुअली ये जो ब्लड कैपिलरी है ना, ये यहां से यहां जा रही है देखो, बट ये अभी वापस नहीं जाती, ये घूम कर आती है बेटा। ये यहां फैली हुई है इस तरीके से, ये यहां फैली हुई है, क्योंकि पता है हमारी बॉडी को गलती तो होनी ही है, हर बार यहां गलती होगी, हर बार गलती को सुधारना पड़ेगा। तो ये देखो, ये जो कैपिलरीज है ये इसको पूरा ऐसे सराउंड करके रखती है कि जब भी इसको याद आए कि भैया इसने गलती कर ली है, तो ये जो पीसीटी है ये वापस अपने अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो पानी ले आया, ग्लूकोज ले आया, अमीनो एसिड्स ले आया, उसको वापस किस में भेज पाएगा? ब्लड में भेज पाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा रीएब्जॉर्प्शन। एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर लो, जो कैपिलरीज का नेटवर्क लूप ऑफ हेनले को घेर के रखता है, इसको हम बोलते हैं बेटा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, ठीक है, वासा रेक्टा। ये आर्टरी यहां पर आ रही थी तो इसका नाम है एफेरेंट आर्टरी, बट ये यहां से जा रही है तो इसका नाम है इफेरेंट आर्टरी, इफेरेंट आर्टीरियोल। ये आ रही थी तो एफेरेंट, ये यहां से जा रही है तो इफेरेंट, और अब डायग्राम में देख सकते हो ये काफी थिक होती है, इफेरेंट आर्टरी काफी थिन होती है। नाउ व्हाट एल्स? अच्छा, पीसीटी तक ब्लड आ गया, हमने रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, गलती सुधार ली, बट गलतियां दो होती हैं। एक और गलती पता क्या हो गई कि ये ब्लड यहां पर आया था, फिल्ट्रेट में सामान दे गया, ये यहां से अभी बिल्कुल साफ होकर नहीं निकला, अभी भी इसके अंदर हो सकता है थोड़ा सा यूरिया हो, अभी भी हो सकता है इसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो जो यहां होने चाहिए थे। तो अब तीसरा स्टेप किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। इसको इरेज करके लिख ले, ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। ट्यूब्यूलर सीक्रीशन नाम क्यों रखा है इसका ट्यूब्यूलर सीक्रीशन? क्योंकि बेटा ये ट्यूब में ही हो रहा है, ट्यूब्यूलर सीक्रीशन, है ना। और यहां पर सीक्रीट हो रहा है ब्लड से सब्सटेंस, किसके अंदर? डीसीटी के अंदर। वैसे ये मोस्टली डीसीटी के अंदर होता है और थोड़ा सा बेटा पीसीटी के अंदर भी होता है, बट वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। ये डीसीटी और पीसीटी में दोनों में होता है, बट आप इसको डीसीटी ही याद कर सकते हो कि डीसीटी में मैक्सिमम ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है। तो ट्यूबुलर सीक्रेशन के दौरान ब्लड के अंदर जो सामान रह गया था उसको जबरदस्ती खींचकर भी हमें अगर यहां लाना पड़े तो लाया जाता है। अब मैं बोल रही हूं जबरदस्ती खींचकर लाना पड़े मतलब एनर्जी यूज होगी, तो यहां बेटा ट्यूबुलर सीक्रेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। पैसिव डिफ्यूजन तो होता ही होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, कि मतलब एनर्जी खर्च करके ब्लड को बोलते हैं, ब्लड जिद करता है, ब्लड कहता है यार मैं नहीं आ रहा फिर से, मैं अब इतना काम नहीं करना चाहता, तो ये डीसीटी बोलता है यार अपने अंदर सारा सामान साफ तो करवा के जाओ। अभी यहाँ पर हमने पहली गलती सुधारी है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को वापस भेजा है, अब तुम्हारे अंदर जो गंदा सामान है वो हमें यूरिन में डालने दो। तो ये यहाँ से बेटा एनर्जी खर्च करके बहुत सारे पोटेशियम आयंस, बहुत सारे H+ आयंस वापस लेता है और फिर फाइनली हमारा बनता है यूरिन। तो 3 मेन स्टेप्स में काम हुआ। क्या क्या हुआ? पहले तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ, फिर पीसीटी ने गलती सुधारी, पीसीटी ने जो इतना सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अपने अंदर रख लिया था उसका अच्छा सामान वापस भेजा ब्लड के अंदर, और अभी ब्लड के अंदर जो गलती से थोड़ा सामान रह गया है जैसे कि पोटेशियम और H+ आयंस जो कि बहुत एसिडिक है, वो वापस खींचा जाता है यूरिन के अंदर। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब इसको हम सीखें यहाँ पर। इसको अगर ध्यान से देखो, इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखो, सो दिस इज योर आर्टरी। फिर ये आर्टरी आगे जाकर पतली हो रही है, तो जो एंटर कर रही है उसको हम बोलते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल, जो यहाँ से बाहर जा रही है उसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टीरियोल, और जो पूरा यहाँ पर नेटवर्क बन गया बेटा उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। कैन यू सी द लेबलिंग्स? अब ये जो कॉन्वोल्यूटेड एरिया है दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। ये जो दूर से आपको कॉन्वोल्यूटेड दिख रहा है इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो लंबी सी ट्यूब बन गई इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और ये जो बीच में यू शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। यहां से देखो वेन वापस भी जा रही है CO2 वाला ब्लड कलेक्ट करके। हमारे डायग्राम में हमने वेन नहीं बनाई, बट ठीक है बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पर आर्टरी आ रही है तो बेटा वेन भी तो जाएगी,
क्योंकि ये ट्यूब्यूल किससे बनी है, सेल्स से मिलकर बनी है। तो ये जो सेल्स हैं यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स यहाँ से फिर से कलेक्ट करेंगे हमारे, बेसिकली ये सेल्स जो है ये CO2 को वापस देंगे और वेन के अंदर वो एंटर कर जाएगा और बाहर चला जाएगा रेनल वेन के अंदर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूरिन। यूरिन का कंसंट्रेशन फाइनली रेडी हो गया है। इफ द यूरिन इज रेडी तो यूरिन के कंसंट्रेशन और कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो यूरिन के अंदर सबसे पहले तो 95% पानी होता है और 5% सॉलिड वेस्ट होते हैं। अब 5% सॉलिड वेस्ट में कुछ ऑर्गेनिक होंगे बेटा और कुछ होंगे इनऑर्गेनिक। और ये जो यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है ना, ये ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में कितना ग्राम क्या है, 2.3 ग्राम 1 लीटर यूरिन में तो यूरिया होता है। हम दिन में 1 से 2 लीटर यूरिन पास आउट करते हैं, एवरेज बता रही हूँ। क्रिएटिनिन, एक क्रिएटिन होता है वो अच्छी चीज है, एक है क्रिएटिनिन ये बेकार चीज है। तो 1.5 ग्राम्स पर लीटर क्रिएटिनिन हम यूज एक्सक्रीट कर देते हैं यूरिन में। यूरिक एसिड बहुत ही कम अमाउंट में, देखो 0.7, और कुछ अदर सब्सटेंसेस जो कि ऑर्गेनिक है वो 2.6 ग्राम्स पर लीटर हो सकते हैं। फिर इनऑर्गेनिक की बात करें तो नमक। हमारा यूरिन कैसा होता है, मीठा नहीं होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए। तो सॉल्ट होता है बेटा उसके अंदर 9 ग्राम्स पर लीटर। पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl 2.5 ग्राम्स पर लीटर। अमोनिया होता है 0.6 ग्राम्स पर लीटर। तो ये यूरिन का कंपोजिशन है बेटा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए यूरिन की। यूरिन देखा तो सबने है, तो कलर कैसा होता है, कभी कभी डार्क येलो, कभी कभी लाइट येलो। तो वो डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसी डाइट ली है। वॉल्यूम देखिए तो 1 से 1.5 लीटर हर दिन, है ना, पर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो, बहुत कम पानी पिया। समर में हम बहुत कम यूरिन पास आउट करते हैं, विंटर में बहुत ज्यादा पास आउट करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, हमारी बॉडी का कंपोजिशन मेंटेन रहना चाहिए ब्लड का, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। अभी हम इसको सीखेंगे। पीएच कितना होता है ब्लड का, 5 to 8, है ना, वैसे थोड़ा सा एसिडिक होता है, 6 मान के चलो। अगर आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट ले ली तो ज्यादा एसिडिक होगा, अगर आपने वेजिटेबल डाइट ले ली तो अल्कलाइन होगा, ठीक है, ये याद रखना। स्मेल की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग अमोनिया जैसी स्मेल आती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया एक्टिविटी चल रही होती है। ये ग्रेविटी है बेटा, इसको याद कर लेना प्लीज, इसका कोई मीनिंग हम नहीं समझने वाले हैं यहाँ पर। नाउ इज, ये एबनॉर्मैलिटीज पढ़ने से पहले क्या मैं आपको, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बता दूं। ऑस्मो रेगुलेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना बेटा डेफिनेशन पूछी जा सकती है ऑस्मो रेगुलेशन की, बट इसका मतलब क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स किडनी while रिमूविंग वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द ब्लड ऑल्सो रेगुलेट्स इट्स कंपोजिशन, दैट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। तो कितना वाटर और कितने सॉल्ट हमें ब्लड के अंदर रखने हैं, दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ज्यादा पानी हमें ब्लड में रखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा अगर पानी पीते हैं तो वो ब्लड में जितना रखना था रख लिया, एक्स्ट्रा यूरिन में ही जाता है। जब हम कम पानी पीते हैं तो ब्लड की जरूरत पहले पूरी की जाती है, उसकी वजह से हम कम यूरिन पास आउट करते हैं। सो दिस इज ऑस्मो रेगुलेशन। इन फैक्ट इट इंप्लाइज द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। अगर आप डॉक्टर बन गए मान लो, और आपके पास कोई पेशेंट आया कि भाई बहुत यूरिन आ रहा है डॉक्टर साहब हम क्या करें, तो आप सबसे पहले सोच सकते हो कि इसको डायबिटीज इंसिपिडस तो नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है बेटा, ये नॉर्मल डायबिटीज नहीं है जिसमें शुगर बढ़ जाता है, वो नहीं है, दूसरा डायबिटीज है। इसके अंदर बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट होता है, यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा पानी पास आउट हो रहा है, मतलब बहुत डाइल्यूटेड यूरिन, बहुत ज्यादा पानी यूरिन में चला गया। तो मतलब हमारा बॉडी अपने अंदर पानी स्टोर नहीं कर पा रहा है, जो करना चाहिए था वो यूरिन में ही पास आउट करता है। नाउ द प्रॉब्लम इज, एक हार्मोन है जो डिसाइड करता है कि भैया अच्छा ब्लड के अंदर वाटर कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा यूरिन है, इसी को फेंकेंगे, ब्लड का जितना पानी है उसको कंप्लीट कर लिया। बट अगर ये हार्मोन खुद ही गायब हो जाए या खुद ही बहुत कम हो जाए, कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं है कि ब्लड के अंदर कितना पानी रखें और यूरिन में कितना भेजें, तो बेटा फिर एक्स्ट्रा पानी तो यूरिन में ही चला जाएगा ना। तो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन डायबिटीज इंसिपिडस हैपेंस। रीड इट, यूरिन बिकम टेस्टलेस। अब इन्होंने टेस्ट किया होगा वैसे, गॉड नोस। यूरिन बिकम टेस्टलेस व्हेन देयर इज मच वाटर इन यूरिन, क्योंकि बहुत सारा पानी आ गया यूरिन के अंदर। ध्यान रखने वाला जो था हमारा ADH हार्मोन, इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, वेसोप्रेसिन या ADH हार्मोन ध्यान रख रहा था, अब ये खुद ही कम हो गया, तो ध्यान रखने वाला कोई है ही नहीं, और ब्लड में जो पानी होना चाहिए था वो यूरिन में पास आउट हो गया। अब कुछ इसको हम क्या बोलते हैं बेटा,
पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डायरिसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डायरिसिस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ठीक है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन बनाता है बेसिकली, और ये हार्मोन ध्यान रखता है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको एडीएच बोलते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड से रिलीज होता है। नाउ अगर एडीएच का सीक्रेशन काफी कम हो गया तो यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं डायरिसिस। और अगर ये बहुत लंबी बीमारी हो गई तो इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। अब हमारे कुछ डायरेटिक्स होते हैं, मतलब हम लोगों को नॉर्मली भी ये काम हो सकता है, नॉर्मली भी हमारे पास बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट हो सकता है, नॉर्मली भी डायरिसिस हो सकता है। अगर हमने बहुत ज्यादा टी, कॉफी या लिक्विड डाइट्स का इंटेक करना शुरू कर दिया, अल्कोहल का इंटेक करना शुरू कर दिया, तो हमारे यूरिन में बहुत ज्यादा पानी पास आउट होगा, एडीएच कम हो गया। और अगर ये प्रोलॉन्ग्ड बीमारी है तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। ओके, ठीक है, इनको हम डायरेटिक्स बोलते हैं बेटा, वो जो डायलिसिस कराएं चीजें उनको हम डायरेटिक्स बोलते हैं। नाउ इफ वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज अ डॉक्टर, अगर यूरिन के सैंपल के अंदर आपको ब्लड सेल्स दिखते हैं तो दैट कंडीशन इज नोन एज हीमाटूरिया। अब इसमें क्या हुआ, किसकी वजह से हो सकता है, यूरिन में ब्लड आ रहा है ना, यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है, इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई इंफेक्शन हो या फिर किडनी स्टोन्स या ट्यूमर हो। सो दिस इज द कंडीशन, ब्लड सेल्स जिसमें आ सकते हैं। अगर ब्लड के अंदर नहीं, यूरिन के अंदर अगर ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज आ रहा है, वैसे तो बहुत कम ग्लूकोज आता है यूरिन के अंदर, ना के बराबर आता है, बट अगर किसी का बहुत ज्यादा ग्लूकोज यूरिन के अंदर आ रहा है तो दैट कंडीशन इज ग्लाइकोसूरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजेस, छोटे छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं। एल्ब्यूमिन कैसे याद रखेंगे, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, और अगर हमारा प्रोटीन यूरिन के अंदर आ रहा है तो डिसीज हो गया एल्ब्यूमिनारिया। ये तो या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, या फिर बोमेन्स कैप्सूल अगर ज्यादा परमिशन दे दे। बोमेन्स कैप्सूल याद है आपको, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था बेटा, अगर उस दौरान एल्ब्यूमिन प्रोटीन पास होना शुरू हो जाए तो वो यूरिन में जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज एल्ब्यूमिनारिया। ये किसी इंफेक्शन की वजह से हो सकता है। हमारे जैसे नॉर्मल केसेस में एल्ब्यूमिन को नहीं अलाउ करते यूरिन में जाने के लिए, ये प्रोटीन काफी बड़े साइज का होगा, ये पीछे ही रहेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं आता है। बट अगर ये आ रहा है तो कुछ बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है। लास्ट कंडीशन इज बाइल पिगमेंट्स। अगर एनीमिया है या जॉन्डिस, हेपेटाइटिस जिसको हम बोलते हैं, या लिवर सिरोसिस है, तो यूरिन के अंदर बाइल पिगमेंट आ सकते हैं। जैसे आप देखते हो ना, पीलिया अगर किसी को होता है, जॉन्डिस, तो यूरिन बहुत ज्यादा पीला हो जाता है, बहुत ज्यादा येलो हो जाता है, आंखें, बॉडी सब कुछ येलो हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बाइल पिगमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये लिवर से रिलेटेड बीमारी है, एंड बहुत ज्यादा यूरिन येलो हो गया तो बाइल पिगमेंट्स आते हैं उसके अंदर। ओके, बाय द वे यूरिन का जो नेचुरल येलो कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम, दैट इज बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम। बेटा ऑन दिस पेज यू आर फाइंडिंग एवरीथिंग इन पॉइंट्स कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले तो ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है हाई प्रेशर में, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। ध्यान रखना है, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट्स में देना है। रीअब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी के अंदर, क्योंकि गलती हो गई थी, जो यूजफुल सॉल्यूट से जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, उसको फिर से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजा जाता है। अब ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या होता है, ये पीसीटी डीसीटी में होता है, बट कभी भी लूप ऑफ हेनले में नहीं होता। आप सोचते हो कि लूप ऑफ हेनले का क्या फंक्शन है बेटा, लूप ऑफ हेनले में पानी और हमारे K+ और H+ आयंस का, नो नॉट K+ और H+ आयंस, पानी और NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है लूप ऑफ हेनले के अंदर, बट आएगा नहीं है। Ions like K+ and H+ ions are passed into urine in DCT. Uses active transport and passive diffusion. जो हमने वहां पॉइंट्स लिखे थे, ये आपको एक जगह पर लिख रहे हैं, तीनों स्टेप्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद एक और चीज, एक डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन क्या होता है, राइट इट डाउन। मिक्चुरेशन मीन्स पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज मिक्चुरेशन। मतलब एक वो प्रोसेस जिसमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है,
वो यूरिनरी ब्लैडर फिल होने के बाद हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि भाई यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया है, क्या करना है, अब रुका नहीं जा रहा है, क्या करना है। तो इन दैट केस आपके बॉडी के पास फिर से सिग्नल आता है। हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर की तरफ होती है इनवॉलंटरी मसल्स और बाहर की तरफ होती है वॉलंटरी मसल्स। नाउ यू अंडरस्टैंड, वॉलंटरी मसल्स होती है तभी आप फर्स्ट या सेकंड पीरियड या फोर्थ पीरियड तक कंट्रोल कर पाते हो। अगर इनवॉलंटरी होती है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वॉलंटरी मसल्स एक्सटीरियर की तरफ होती है क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट अंदर की तरफ इनवॉलंटरी होती है जो अपने आप सिग्नल जनरेट करती है हमारे ब्रेन के पास कि ब्लैडर फिल हो गया, अब क्या करना है। ठीक है, सो द प्रोसेस जिसमें सिग्नल जाए और फिर हम यूरिन को पास आउट करें, है ना, दैट इज नोन एज मिक्चुरेशन। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल किडनी। इसको हम कैसे समझेंगे? अगर किसी, जैसे मैं बूढ़ी हो गई बहुत, है ना, फिर किडनी काम करनी बंद कर देगी, होता है, ओल्ड एज में ऑर्गन्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इन दैट केस आई विल हैव टू गो टू अ डॉक्टर, क्योंकि मैं यूरिया तो अपनी बॉडी में नहीं डिपॉजिट कराऊंगी ना, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। डॉक्टर रेनल आर्टरी से मेरा ब्लड लेंगे, एक बड़ी सी मशीन के अंदर डालेंगे जिसको डायलाइजर बोलते हैं। उस डायलाइजर के अंदर जो भी सारा यूरिया है, ऑस्मोसिस की हेल्प से बेटा ये सारा काम होता है। सो मेरा रेनल आर्टरी कनेक्ट होगा उस मशीन के अंदर, उस आर्टरी के अंदर बहुत सारा यूरिया है, वो यूरिया उस मशीन के सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा, और जब वापस आएगा मशीन से निकल के तो उसके अंदर यूरिया नहीं होगा। वो जो वापस आ रहा है उसको हम बॉडी में कहाँ कनेक्ट कर देंगे? वेन के अंदर, है ना, तो रेनल वेन से वो कनेक्ट हो जाएगा। इसको रीड कर लेते हैं एक बार। पेशेंट का जो ब्लड होता है वो रेडियल आर्टरी से लिया जाता है, उसकी आर्म से कनेक्ट किया जाता है ना, एंड एक्सेस सॉल्ट्स रिमूव होते हैं, प्योरीफाई होते हैं, उसी आर्म में वापस वेन के अंदर डाल दिया जाता है उस ब्लड को। द मशीन इज नोन एज डायलाइजर, ठीक है, और आर्टिफिशियल किडनी इज ऑल्सो नोन एज हीमोडायलिसिस। डायलिसिस कितनी बार जाना होगा एक पेशेंट को? बेटा अगर बिल्कुल ही किडनी डैमेज है तो हफ्ते में 3 से 4 बार 6-7 घंटे की एक सिटिंग होती है। यहाँ देखो, इन केस ऑफ अ परमानेंट डैमेज डायलिसिस इज टू बी रिपीटेड फॉर अबाउट 12 आवर्स ट्वाइस अ वीक। तो वही बात हो गई, है ना, 6-6 घंटे की 4 सिटिंग लो एक हफ्ते में, या फिर 2 बार चले जाओ 12 घंटे की सिटिंग लो। सो दिस इज हाउ आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस वर्क। Okay beta, so I hope now everything is clear to you and now I will see you soon in your next mind map. I hope आपको बहुत हेल्प करेगा ये, एंड हम बहुत डिटेल में चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, बट ये आपकी फाइनल रिवीजन के लिए है। ऑल द बेस्ट अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो। लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।